हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। परफेक्ट। सो अपना रिवीजन लेक्चर्स चल रहा था सीएफए लेवल 1 का, जहाँ पे वी हैव डन 260 क्वेश्चंस एंड इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल द टॉपिक्स। ऑब्वियसली वन ऑफ द टॉपिक इज लेफ्ट विच इज कॉर्पोरेट इशूअर। एंड ये जो कॉर्पोरेट इशूअर बचा हुआ है तो वैसे इजी टॉपिक, बट यूट्यूब पे काफी सारा कमेंट आ रहा है कि सर एटलीस्ट कॉर्पोरेट इशू जो बचा हुआ है उसका 20 क्वेश्चंस करवा दीजिए। ठीक है, तो मैं बोला कि ठीक है, अगर स्टूडेंट का रिक्वेस्ट है, व्हाई नॉट जस्ट डू दैट। क्यों नहीं करे, क्योंकि नेक्स्ट 3-4 दिन में आप लोग का एग्जाम है। नवंबर 2024 का 14 तारीख से एग्जाम है, 14 से। मैं बोला ठीक है, चलो कॉर्पोरेट इशूअर को भी अपने टैकल करते हैं। तो अपने यहाँ पे 20 क्वेश्चंस करेंगे एज रिक्वायर्ड और एज रिक्वेस्टेड बाय दी स्टूडेंट्स। तो अपने 20 क्वेश्चंस का यहाँ पे टारगेट रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगा, ऑब्वियसली उसके थ्रू अपने रिवाइज भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में अपना 10 क्वेश्चंस का टारगेट होगा, उसके बाद एक और क्लास अपलोड होगा, उसके अंदर में अपना 10 क्वेश्चंस का टारगेट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्विकली। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। If a corporation is financed with both debt and equity, which of the following must the corporation pay? बोला अगर एक कंपनी है सर जो इक्विटी के थ्रू भी फाइनेंस हुआ है, मतलब फंड रेस के थ्रू इक्विटी, इशूइंग इक्विटी एंड डेट भी लिया है, लोन भी लिया है। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट द कॉर्पोरेशन पे। मस्ट वर्ड यूज किया, मस्ट। सर जरूरी है कंपनी को पे करना पड़ेगा क्या? इंटरेस्ट ओनली। नेक्स्ट, डिविडेंड्स ओनली। बोथ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। सर इंटरेस्ट किसको पे करेगा? डेट होल्डर्स को, जिससे लोन लिया। डिविडेंड किसको पे करेगा? इक्विटी होल्डर्स को। बट सर कहाँ पे कंपनी का ऑब्लिगेशन है कि सर कंपनी को पे करना ही पड़ेगा? इंटरेस्ट के केस में। इंटरेस्ट के केस में सर कंपनी हैज एन ऑब्लिगेशन टू पे, वेयर एज डिविडेंड के केस में डिविडेंड होल्डर हैज अ राइट, बट कंपनी का ऑब्लिगेशन ही कि कंपनी को पे करना ही पड़ेगा। कंपनी के मन के ऊपर में डिपेंड करता है, प्रॉफिट के ऊपर में डिपेंड करता है। इज इट फाइन? तो सर ऑब्लिगेशन कहां पे आ जाता है? इंटरेस्ट के केस में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इज इट फाइन? वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। अ कंपनी दैट प्रोड्यूसेस गुड्स टू बी मार्केटेड बाय अदर फर्म्स। मैं कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, उसका मार्केटिंग कोई और करेगा by other firms, is best described as having a value added reseller business model, licensing arrangement business model, contract manufacturer business model। a company that produces goods लेकिन सर उसका मार्केटिंग कोई और करेगा। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर बिजनेस मॉडल, जहां पे देयर विल बी अ क्लाइंट एंड देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है सर, वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्लाइंट के बिहाफ में कुछ बनाएगा और उसके बाद क्या उसको सेल करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप सोच सकते हो, क्लाइंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर में बहुत होता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, कि सर क्लाइंट जो है वो है फाइजर, और सर उसका जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है वो कोई और कंपनी है मान लो जीएसके। ठीक है, ग्लैक्सो स्मिथ, वो बना रहा है, वो उसका मेडिसिन बना रहा है और उसके बाद क्या उसको, आई थिंक सन फार्मा है उसका, सन फार्मा, फाइजर का सन फार्मा है। ठीक है, तो सन फार्मा बना के उसको सेल कर रहा है। इज इट फाइन? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर बिजनेस मॉडल। वैल्यू एडेड रीसेलर बिजनेस मॉडल क्या होता है? वैल्यू एडेड रीसेलर बिजनेस मॉडल कि सर मेरे पास कोई प्रोडक्ट आया, उसके बाद मैंने उस प्रोडक्ट पे और ज्यादा कोई वैल्यू एडिशन किया, उसके बाद उस प्रोडक्ट को क्या किया? सेल किया। यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है, यहाँ पे बोला है गुड्स दैट a company that produces goods to be marketed by other firms। लाइसेंसिंग अरेंजमेंट बिजनेस मॉडल क्या हुआ कि सर मेरे पास लाइसेंस है कि मैं वो गुड्स बनाता हूँ और उसको सेल करता हूँ, और सर वो जो कंपनी मेरे को लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा है उसके अगेंस्ट में मैं उसको रॉयल्टी पे कर रहा हूँ। बेस्ट एग्जांपल डिज्नी। डिज्नी, तो देयर इज अ कंपनी नोन एज हैज ब्रॉस। वो क्या करती है सर, वो डिज्नी से लाइसेंस लिया हुआ है, उसका आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिया हुआ है, जहाँ पे वो सर टॉयज वगैरह बनाएगा। हैज ब्रॉस जो है, गूगल करना है HASBROS, आपको क्लियर हो जाएगा। वहां पे सर वो लोग मार्वल डिज्नी का जो टॉयज वगैरह है वो बना रहा है, मतलब उसका जो आईपी राइट्स है वो है उसके पास। उसके बदले में सर वो डिज्नी को क्या दे रहा है? उसका रॉयल्टी पे कर रहा है, और वो जो हैज़ब्रॉस है वो प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है। सो दैट इज लाइसेंसिंग अरेंजमेंट बिजनेस मॉडल। आई होप तीनों बिजनेस मॉडल आपको क्लियर हो गया। जब कोई एग्जांपल रहता है ना दिमाग में, थिंग्स बिकम वेरी इजी, तब तुरंत क्लिक हो जाता है। अदरवाइज इट्स अ टर्म, पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी हो गया यहाँ पे। इज इट फाइन? यहाँ पे बोला कंपनी दैट प्रोड्यूसेस मार्केट्स टू बी गुड्स टू बी मार्केटेड बाय अदर फर्म्स विल बी कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर बिजनेस मॉडल। एग्जांपल क्या लिए थे अपने? फाइजर एंड सन फार्मा वाला। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। इकोनॉमिक प्रॉफिट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द रिटर्न टू अ फर्म्स ओनर। वेट, बिफोर वी रीड द ऑप्शन, पहले तो याद करो, एक होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट, एक होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? आई हैव सीन सम ऑफ द स्टूडेंट दे ट्राई टू मग अप,
उसको क्लियर नहीं होता है, क्योंकि जो चीज क्लियर नहीं है, कोई एग्जाम्पल नहीं है, यू विल फॉरगेट, आप भूलोगे, ऑब्वियस चीज है। बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ और एग्जाम के दिन भी आपको याद रहेगा। मान ले, मान ले क्या मतलब, मैं तो आई एम इनटू दिस एजुकेशन बिजनेस, ठीक है। तो मान ले मेरा रेवेन्यू आता है हर महीना का 10 लाख रुपीस। एकदम इजी लैंग्वेज में बताऊंगा, दिमाग में हमेशा याद रह जाएगा। मान ले कि सर मेरा जो, मैं जब कोर्सेज सेल कर रहा हूँ तो मेरे को 10 लाख रुपए हर महीना का आ रहा है, और उस कोर्सेज को सेल करने के लिए आई हैव आईटी कॉस्ट, आई हैव ऑफिस कॉस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ, ये वो है ना, तेरा 10 तरीके का कॉस्ट है। वो खर्चा मान ले मेरा मोटा मोटी 5 लाख रुपया है, तो 10 - 5, 5 लाख रुपीस। ये जो 5 लाख रुपीस का खर्चा है, सैलरीज, रेंटल, ऑफिस मेंटेनेंस, ये वो, दिस आर एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट, जो मेरे को दिख रहा है और मेरे को खर्चा देना पड़ता है, ठीक है। बट सर मेरा भी तो कॉस्ट है, मेरा, अरे एज एडुकेटर मेरा भी तो कॉस्ट है ना। सर कैसे? मैं कहीं और काम करके वो पैसा अर्न कर सकता था, चीज को समझिए आप। मैं आपको पढ़ा के नहीं, मैं कहीं और जॉब करके उस पैसा को अर्न कर सकता था, बिल्कुल। अब इस चीज को अपने मर्ज करते हैं। कैसे? कि सर आप 10 लाख रुपया, मान लीजिए आपका रेवेन्यू आ रहा है, 5 लाख रुपया का आपका खर्चा है, तो सर आपके पास आया कितना? 5 लाख। और इस 5 लाख के अंदर में ना मेरा सैलरी इंक्लूड नहीं है कि मैं कितना हर महीना विड्रॉ कर रहा हूँ। अब एक सिनेरियो मान लो कि सर आप विड्रॉ कर रहे हो से 4 लाख रुपया हर महीना, 4 लाख, 4 लाख रुपीज आप विड्रॉ कर रहे हो, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा सर 10 लाख माइनस 5 लाख, जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट 4 लाख, माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट जो आप विड्रॉ कर रहे हो 4 लाख, तो सर मेरा इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या आ गया? 1 लाख। ठीक है, इज इट फाइन? सर ये जो 4 लाख है ना, ये कहां से आया नंबर? ये 4 लाख वो नंबर है कि मैं कहीं और जॉब करके अर्न कर सकता था 4 लाख। इज इट फाइन? चीज समझ में आया? तो सर मेरे को ये एजुकेशन वाला काम कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक प्रॉफिट पॉजिटिव है ना। 10 लाख माइनस 5 लाख माइनस 4 लाख, व्हाट इज दैट? 5 लाख एक्सप्लिसिट कॉस्ट। व्हाट इज दैट? 4 लाख जो मेरा सैलरी है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब सर कहीं और अर्न कर सकते थे आप। इज इट फाइन? सिनेरियो नंबर 2, 4 लाख नहीं, मैं कहीं और अर्न करके 6 लाख अर्न कर सकता था। जी समझ में आ रहा है? कहीं और जॉब करके, कहीं और कुछ काम करके आई कुड हैव अर्नड 6 लाख रुपीज पर एनम। तो सर मेरा यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होगा बिजनेस में? 10 लाख जो मेरा रेवेन्यू है, माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट 5 लाख, माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट 6 लाख। तो तुम देखो यहाँ पे 1 लाख नेगेटिव हो गया इकोनॉमिक प्रॉफिट। क्या मेरे को एजुकेशन वाला काम करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर मेरा तो लॉस हो रहा है ना यहाँ पे। इज इट फाइन? चीज समझ में आया कि अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है? अकाउंटिंग प्रॉफिट में अपने एक्सप्लिसिट कॉस्ट कंसिडर करते हैं, वेयर इकोनॉमिक प्रॉफिट के अंदर में वी कंसिडर एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट बोथ। तो बोला इकोनॉमिक प्रॉफिट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द रिटर्न टू द फर्म्स ओनर इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओनर्स। ये तो अकाउंटिंग प्रॉफिट हो गया, रिटेन अर्निंग एंड जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओनर को डिविडेंड के फॉर्म में। आफ्टर कॉर्पोरेट टैक्सेस एंड टैक्सेस ऑन डिस्ट्रीब्यूशंस हैव बीन पेड, अगेन दिस इज एन अकाउंटिंग प्रॉफिट, is in excess of what they could have earned elsewhere on different investments. Is it fine? कि सर 10 लाख माइनस 5 लाख माइनस 4 लाख, जो 1 लाख जो आप एक्सेस अर्न कर रहे हो इन एक्सेस ऑफ व्हाट दे कुड हैव अर्नड एल्सवेयर, दिस इज व्हाट एक्चुअली इम्प्लिसिट कॉस्ट। 4 लाख रुपीज वाला सैलरी या 6 लाख रुपीज। और एक्सेस क्या हो गया? जो अपने सिनेरियो नंबर 1 में 1 लाख पॉजिटिव लिए थे, सिनेरियो नंबर 2 में आई थिंक 1 लाख नेगेटिव आया था, राइट? तो वो जो पॉजिटिव या नेगेटिव है, दैट इज व्हाट एक्चुअली योर इकोनॉमिक प्रॉफिट और इकोनॉमिक लॉस। आई होप इकोनॉमिक प्रॉफिट हमेशा आपको याद रहने वाला है इस एग्जाम्पल के थ्रू। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। व्हेन यू हैव सम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ना, वो हमेशा याद रहेगा ही रहेगा आपको, मतलब आप भूलोगे नहीं अब कब इकोनॉमिक प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द परचेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर्स मोस्ट लाइकली रिक्वायर्स इन्वेस्टर्स टू बी अक्रीडेड। अक्रीडेड इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? अक्रीडेड इन्वेस्टर्स सर हो सकता है जिनके पास नॉलेज है, ठीक है, जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स है सर, जिनका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, जिनके पास पैसा भी है। तो बोला दी परचेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर्स मोस्ट लाइकली रिक्वायर, कहां पे सर इन्वेस्टर्स अक्रीडेड होना चाहिए, सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स कहां होना चाहिए? सबसे पहला पब्लिक कंपनी शेयर्स ओनली, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सर पब्लिक कंपनी शेयर्स के अंदर में तो जो जिसके पास पैसा कम है वो भी लगा सकता है। प्राइवेट कंपनी शेयर्स ओनली, यस, क्योंकि सर प्राइवेट कंपनी में तो अपने जानते हैं उसके अंदर में तो बड़ा पैसा चाहिए, रिस्क भी चाहिए, वो कौन लगा सकता है? अक्रीडेड इन्वेस्टर्स और सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यहाँ पे लिखा बोथ public company shares and private, no, it will be only private company shares. Next question number 5, which best describes business growth that attracts more customers and merchants contributing to further growth in the business? सिंपल सा पूछ रहा है कि सर कौन सा ऐसा टाइप का बिजनेस है जिसके अंदर में कस्टमर्स और मर्चेंट बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होगा, मोर एंड मोर, which will help in the further growth in the business. ऑप्शन दिया क्राउड सोर्सिंग, सेकंड दिया अ वन साइडेड नेटवर्क,
थर्ड है अ मल्टी साइडेड नेटवर्क। सर सबसे पहला यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऐसे तो आपको पता ही है क्योंकि अपना रिवीजन क्लास चल रही है, तो आई एम होपिंग कि आप आंसर बता पाओगे। सर किसके अंदर में बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है सर, जिसके अंदर में कस्टमर्स और मर्चेंट्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं? मल्टी साइडेड, मल्टी साइडेड नेटवर्क। सर व्हाट डू वी मीन बाय मल्टी साइडेड नेटवर्क? एग्जांपल कैन बी अमेजन। अमेजन के अंदर में सोचो इतने सारे बायर्स हैं, एज अ नॉर्मल बायर अपने सर प्रोडक्ट सर्च करते हैं, तो सोचो अगर सेलर्स भी बहुत आ जाए तो सर बायर्स और इंक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज नाउ यू हैव एन ऑप्शन। की समझ में आ रहा है? तो सर इट विल हेल्प अमेजन ऑल्सो टू ग्रो, और बायर और सेलर दोनों का फायदा। विच बेस्ट डिस्क्राइब्स बिजनेस ग्रोथ दैट अट्रैक्ट्स मोर कस्टमर्स, अपने जैसे मर्चेंट्स जो माल बेच रहे हैं, सेलर्स कंट्रीब्यूटिंग टू फर्दर ग्रोथ इन द बिजनेस। तो सर कौन सा? मल्टी साइडेड नेटवर्क। बेस्ट एग्जांपल अमेजन। क्राउड सोर्सिंग क्या हुआ? क्राउड सोर्सिंग, क्राउड सोर्सिंग के अंदर में सर जहां पे एग्जांपल कैन बी विकीपीडिया। सर जहां पे अपने एज अ यूजर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एज अ यूजर कंट्रीब्यूट कर सकता है, दैट इज एक्चुअली क्राउड सोर्सिंग। सर जहां पे एक्चुअली क्या होता है कि पब्लिक से वो लोग का आइडिया लिया जाता है, विकीपीडिया के अंदर में ड्राफ्ट हो जाएगा। वन साइडेड नेटवर्क क्या होता है सर? यहाँ पे जनरल पब्लिक से नहीं लेंगे बट अ सेट ऑफ से पीपल से लेंगे अपने। इट विल नॉट बी अ जनरल पब्लिक, इट विल बी अ सेट ऑफ पीपल। यहाँ पे बोला सर कहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल होगा? ऑब्वियसली मल्टी साइडेड नेटवर्क के अंदर में। बेस्ट एग्जांपल अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्राइवेट कंपनीज मोस्ट लाइकली हैव, प्राइवेट कंपनी के लिए पूछ रहा है, हैव लेस शेयर प्राइस ट्रांसपेरेंसी कंपेयर टू पब्लिक कंपनी। ऑब्वियसली सर शेयर प्राइस प्राइवेट या पब्लिक किसका अवेलेबल है? पब्लिक का, प्राइवेट का तो है नहीं। इज इट फाइन? तो लेस ट्रांसपेरेंसी का होगा, प्राइवेट के अंदर में होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, सिमिलर शेयर प्राइस ट्रांसपेरेंसी रॉन्ग, ग्रेटर शेयर प्राइस ट्रांसपेरेंसी कंपेयर टू पब्लिक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वेरी इजी क्वेश्चन। Next, question number 7. The business model of a knowledge aggregation company that allow its user to contribute directly to online content is best referred to as, मेरे को विकीपीडिया वाला फील आ रहा है यहाँ पे। The business model of a knowledge aggregation company, Wikipedia, that allow its user to contribute directly to online content is best referred as what? मतलब विकीपीडिया वाला एकदम फील आ गया। देखते हैं क्या लिखा है। ऑप्शन नंबर ए, प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल। ऑप्शन नंबर बी, मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल। थर्ड, क्राउड सोर्सिंग बिजनेस मॉडल, अभी अपने जस्ट डिस्कस करके आया है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर में, क्राउड सोर्सिंग। सर जहां पे विकीपीडिया विल टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल यूजर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विकीपीडिया। क्राउड सोर्सिंग बिजनेस मॉडल, बेस्ट क्राउड सोर्सिंग बिजनेस मॉडल याद आते ही आपको दिमाग में विकीपीडिया का एग्जांपल आ जाना चाहिए। फिर क्या बोला? प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल। प्लेटफॉर्म और मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल कैसा हो गया सर? जैसे अमेजन, Amazon, Flipkart, all these are actually what? Platform business model or the marketplace business model, such as जहाँ पे buyer और sellers available है, सर जहाँ पे क्या हो रहा है? buy sell हो रहा है। Is it fine? What is the difference between platform business model and the marketplace? Marketplace का best example हो जाएगा आपका Amazon, Flipkart. Platform business model जैसा हो गया YouTube, जहाँ पे you are putting your contents, अब वहाँ पे contents वगैरह put करे, obviously एक certain limit तक free है, उसके बाद you have some sort of charges also। जैसे तुम YouTube पे कोई भी वीडियो देखते हो उसके अंदर में आता है ना गो एड्स फ्री, या आपको एड्स देखना है, ठीक है, जब तुम गो एड्स फ्री करेगा तो वहां पे आपसे कोई चार्ज करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली टू बी इंक्लूडेड ऑन अ कंपनीज फाइनेंशियल बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में क्या चीज इंक्लूड होगा? सबसे पहला फाइनेंशियल बैलेंस शीट। ओके, यहाँ पे दिमाग लगाने का, एक होता है फाइनेंशियल बैलेंस शीट, एक होता है इकोनॉमिक बैलेंस शीट। यहाँ पे बोला शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशन, यस सर, लोन लिए हुए लेस देन 1 ईयर का, वो इंक्लूड होगा फाइनेंशियल बैलेंस शीट के अंदर में। रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, रिलेशनशिप विद की सप्लायर्स, ऑल दीज आर एक्चुअली व्हाट? इंटेंजिबल। ये कहाँ पे इंक्लूड होगा? इकोनॉमिक के अंदर में, नॉट इन दी फाइनेंशियल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चार्जिंग प्राइसेस दैट डिफर बेस्ड ऑन प्रोडक्ट फीचर्स और वॉल्यूम परचेज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। बोला सर अगर अपने अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं बेसिस ऑन सर अपने क्या फीचर्स दे रहा है, बेसिस ऑन सर सामने वाला पार्टी कितना वॉल्यूम परचेज कर रहा है, उसके ऊपर में कौन सा ऑप्शन? टीयर्ड प्राइसिंग। नेक्स्ट डायनेमिक प्राइसिंग। थर्ड वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, टीयर्ड प्राइसिंग। टीयर्ड प्राइसिंग में तो ये होता है कि सर अपने अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और अलग वॉल्यूम पे अगर कोई परचेज कर रहा है तो अपने क्या उसे अलग चार्ज करेंगे। इज इट फाइन? फॉर एग्जाम्पल मान लेते अपने एजुकेशन के अंदर में, मेरा एग्जाम्पल दूंगा तो आपको हमेशा याद रहेगा कि मान ले मैं CFA लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पढ़ा रहा हूँ। लेवल 1 के अंदर में मेरा जो प्राइसिंग है अभी 16,000 है,
मान लो नहीं है 16,000 है। अब उसके अंदर में सर क्या क्या चीज इंक्लूडेड है, उसके अंदर में क्लासेस इंक्लूडेड है, LOS वाइज सारा कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड है, स्क्वाइजर का क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, उसके बाद इंस्टीट्यूट का चैप्टर एंड क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, ठीक है, लाइव डाउट सेशन इंक्लूडेड है एवरी वीक। तो ये 16,000 का एक पैकेज हो गया, प्लस जीरो एक्सटेंशन कॉस्ट इंक्लूडेड है, ठीक है, ये 16,000 हो गया फीस। इसके अंदर में ये फीचर्स है। कल के दिन आता है कि सर मेरे को आप कुछ ऐसा पैकेज दीजिए ना जिसके अंदर में जो प्रीमियम क्वेश्चन है ना, इंस्टीट्यूट का प्रीमियम क्वेश्चन 1000, वो सारा अगर इंक्लूड हो जाए तो सर उसके लिए आप क्या एक्स्ट्रा चार्ज करोगे? सर इंस्टीट्यूट के जो पोर्टल पे क्वेश्चंस है वो सर आप सारा करवा दीजिए क्लास के अंदर में, उसका एक्स्ट्रा फीस क्या? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? जैसे जैसे आगे चीज अपने और फीचर्स ऐड करते जाएंगे, ऑब्वियसली सर उसका प्राइस अलग अलग होगा। सर मेरे को 1 साल का वैलिडिटी नहीं, मेरे को 2 साल का वैलिडिटी चाहिए क्लास का, तो सर उसके लिए क्या चार्ज करोगे? चीज समझ में आ रहा है? तो सर टीयर्ड प्राइसिंग मतलब क्या हो गया? अलग अलग फीचर्स जो मैंने बोला, प्रीमियम क्वेश्चंस, पोर्टल क्वेश्चंस और वॉल्यूम परचेस्ड, ठीक है। ये तो एजुकेशन के अंदर में वॉल्यूम परचेज होगा नहीं। अब कोई बोलेगा सर आप पार्शियल कोर्सेज भी बेच रहे हो, तो कोई 5 आपका कोर्स बाई कर रहा है तो सर उसको कोई कॉम्बो डिस्काउंट दीजिए, बस बोलने के लिए ये सब चीजें। और वॉल्यूम परचेज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज व्हाट? टीयर्ड प्राइसिंग। Next is dynamic pricing. What do we mean by dynamic prices? Pricing best example flight, hotel. So depend on the time कि किस टाइम पे आप होटल बुक कर रहे हो, किस टाइम पे आप फ्लाइट बुक कर रहे हो, किस टाइम का, उसके हिसाब से प्राइस चेंज होता है। आज मेरे को कैलकाटा से मान ले मुंबई फ्लाई करना है, ठीक है, आज करना है तो सर उसका प्राइस अलग होगा। 4 days बाद करना है उसका प्राइस अलग होगा। टाइम, सर कौन से टाइम पे करना है, मॉर्निंग करना है, इवनिंग करना है, उसके हिसाब से होगा। इट्स अ डायनेमिक, राइट? सिमिलरली विद द होटल, डायनेमिक प्राइसिंग। फिर लिखा है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू मतलब व्हाट वैल्यू एक्चुअली यू आर प्रोवाइडिंग टू द एंड कस्टमर। सर कस्टमर को क्या एंड प्रोडक्ट पे कितना वैल्यू एडिशन मिल रहा है, उसके हिसाब से द प्राइसेस विल व्हाट चेंज। तो सर वैल्यू बेस्ड प्राइसेस डिपेंड्स ऑन द कस्टमर, कस्टमर के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। टीयर्ड प्राइसिंग डिपेंड्स ऑन दी व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स व्हिच यू आर एक्स्ट्रा प्रोवाइडिंग। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको सिंपल एग्जांपल से, और याद रहेगा एग्जाम के 2 दिन पहले। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुल ऑन कंपनीज लिक्विडिटी? याद करने का ट्राई करो। सर कंपनी का लिक्विडिटी पे 2 टाइप का होता है, एक होता है पुल ऑन लिक्विडिटी, एक होता है ड्रैग ऑन लिक्विडिटी। व्हाट डू वी मीन बाय ड्रैग ऑन लिक्विडिटी? सर जो पैसा आना था वो आस्ते आस्ते आ रहा है, ड्रैग ऑन लिक्विडिटी। ये टोन याद रखो, एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। ड्रैग, कि सर जो पैसा आना था वो ड्रैग होके आ रहा है। इज इट फाइन? ड्रैग होके आ रहा है, आस्ते आस्ते करके आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गया, सर खराब हो गया इन्वेंट्री, बेचेंगे तो सर टाइम लगेगा पैसा आते आते। अनकलेक्टेड रिसीवेबल्स पड़ा है, अनकलेक्टेड मतलब सर पैसा आना था बट रिसीवेबल्स जो मेरा डेटा है वो दे नहीं रहा है, अनकलेक्टेड, ड्रैग ऑन लिक्विडिटी। एक होता है पुल ऑन लिक्विडिटी। पुल ऑन लिक्विडिटी मतलब सर वेंडर को 90 डेज में पेमेंट करना था, मैंने 60 डेज में पेमेंट कर दिया, सर जल्दी पेमेंट कर दिया, पुल ऑन लिक्विडिटी। इज इट फाइन? ड्रैग ऑन लिक्विडिटी, पुल ऑन लिक्विडिटी। पुल ऑन लिक्विडिटी का एक और एग्जांपल है कि सर अगर अपना क्रेडिट लिमिट कम हो जाता है, क्रेडिट लिमिट, सर बैंक से अपना क्रेडिट लिमिट था 10 लाख रुपया, कि 10 लाख रुपया अपने विड्रॉ करके अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर सकते हैं। बैंक बोला 10 लाख नहीं, आपका क्रेडिट लिमिट जस्ट 7 लाख है, तो सर मेरा 3 लाख का कम हो गया। अब मेरे को पे करना है अगर क्रेडिटर्स को, तो सर मेरे पास जो बिजनेस में पैसा है वो मेरे को पे करना पड़ जाएगा। इज इट फाइन? तो पुल ऑन लिक्विडिटी मतलब यू आर प्रीपोनिंग दी पेमेंट्स। तो दोनों खराब है, एक है ड्रैग ऑन लिक्विडिटी, एक है पुल ऑन लिक्विडिटी। ड्रैग ऑन लिक्विडिटी जो पैसा आना था वो आस्ते आ रहा है, पुल ऑन लिक्विडिटी जो पैसा जाना था वो जल्दी जा रहा है। दोनों तो खराब ही है ना। अरे भाई जो चीज आना चाहिए वो जल्दी आए तो बढ़िया, जो चीज जाना चाहिए वो लेट से जाए तो बढ़िया, बट यहाँ पे दोनों चीज क्या खराब है, ठीक है। Which of the following is a pull on company's liquidity? Obsolete inventory, this is a drag on liquidity. Reduced credit limit, this is a pull on company's liquidity. Is it fine? Uncollected receivable, this is also a drag on liquidity. जो पैसा आना था लेट से आ रहा है, ऑब्सोलेट इन्वेंट्री, अनकलेक्टेड रिसीवेबल, जो पैसा जाना था वो जल्दी जा रहा है क्योंकि सर मेरा बैंक से क्रेडिट लिमिट कम हो गया, तो सर मेरे को अपने पॉकेट से अपने बिजनेस से पैसा देना पड़ेगा। इज इट फाइन? परफेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और क्या एग्जांपल हो सकता है पुल ऑन कंपनीज लिक्विडिटी? वेंडर को आप जल्दी पेमेंट कर रहे हो, 90 डेज की जगह 60 डेज में इफ यू आर पेइंग। परफेक्ट। यहाँ पे तो नीचे सॉल्यूशंस है। चलिए आज अपना 10 क्वेश्चंस का पहला टारगेट था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर में अपने 10 क्वेश्चंस का और करेंगे।